स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लासेस की ओर से जो ऑनलाइन सेशंस लिए जा रहे हैं उस सेशंस में आज 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी जो हमारी बुक है उसका नाम है लोक भारती। लोक भारती का आज हम दूसरी इकाई का 7वां लेसन लेने जा रहे हैं। इसका नाम है महिला आश्रम। काका कालेलकर जी का ये जो काका कालेलकर जी ने ये लेख दिया है, इसमें उनके पत्र है एक्चुअली है, और ये आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में किताब रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आपको ये लेसन समझ में आएगा, अन्यथा ये लेसन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये लेसन लिखा है काका कालेलकर जी ने। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 में हुआ था महाराष्ट्र में, और 1981 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये महाराष्ट्रियन है, तब भी बहुत ही सुंदर हिंदी पर इनकी पकड़ है, और हिंदी साहित्य में इनका योगदान जो है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी भाषा में चारों भाषा में समान रूप से कार्य किया है, और राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर जी उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो ये जो है एक महिला आश्रम किस तरह से चलना चाहिए, ये पत्र इन्होंने लिखा है। ये इन्होंने लिखा है प्रिय सरोज के नाम से। अब ये सरोज जी को उन्होंने जो पत्र लिखा है, 2 पत्र है इसमें, एक बड़ा एक छोटा। तो ये जो दोनों पत्र जो है जिसमें महिला आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है वो अभी हम लोग देखते हैं। कुछ इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए हैं तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। चलिए, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम यानी घर की व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। इनका कहना यह है कि आश्रम जो महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है उसमें किसी पुरुष का संबंध न हो, जो भी करना है वो महिलाएं करें। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। आश्रम के लिए पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कहीं हमको मांगने नहीं जाना है। और उसका विज्ञापन जो है वो अखबार में नहीं देंगे। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टीजमेंट, और अखबार का मतलब है, आप जानते हो, न्यूज़पेपर में उसकी हमको एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। जो महिला आए वो अपने खाने पीने और कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी आएगा, उसकी महिला आएगी तो उसकी व्यवस्था जो है, जो उस महिला को लेके आएंगे उस आश्रम में, उन्होंने करना चाहिए। अगर वो गरीब है तो पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। महिला आश्रम में जिस किसी को भी आपको प्रवेश देना है तो उस महिला का पूरा दाखला पत्र, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको अगर है तो ही उसे एंट्री दो, नहीं तो उसको एंट्री मत दो। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोच कर करना पड़ेगा। मतलब अगर किसी महिला का आचरण आश्रम में आने के बाद में अगर ठीक नहीं है तो उसको 1 महीने से लेकर तो 3 महीने तक के समय की नोटिस देकर उसे हम लोग आश्रम से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोच समझ कर लेना पड़ेगा। एक महिला आश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। मतलब आश्रम में किसी एक ही धर्म की लड़कियां नहीं आएगी, महिला नहीं आएगी। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। महिलाओं का यह आश्रम है, इसमें हरदम भक्ति का, सेवा का और सदाचार का वातावरण बना रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन मतलब खुद का काम खुद नहीं करना, ऐसा उतना ही रखा जाए जितना जरूरी है। सादगी का आग्रह होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, एकदम सब कुछ सिंपल चाहिए, बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के वहाँ कुछ नहीं चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके,
लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। शुरुआत में अगर आपके आश्रम में कुछ पढ़ाने लिखाने की अरेंजमेंट नहीं हो सकती है, लेकिन बाद में जैसे जैसा आश्रम जूना होता जाएगा, उसमें महिलाएं आती जाएगी, तो आश्रम में इन सब पढ़ाने लिखाने की अरेंजमेंट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपना खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। मतलब इनका कहना यह है कि यहाँ पर आश्रम ये कोई स्कूल कॉलेज के जैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो महिलाएं आती हैं वो अपने को तकलीफें हैं, वो कुढ़ रही, उनमें कुछ झगड़े हो गए हैं कुटुंब में, या कुढ़ रही है। कुढ़न का मतलब है कोई तकलीफ सहना। कुढ़न का मतलब तकलीफ बहुत देर से सहना। अगर कोई तकलीफ आप बहुत देर से सह रहे हो, मतलब कोई आपको तकलीफ दे रहा है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 25 दिन महीना 6 महीने, तो आप क्या हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो वहाँ आश्रम में आ सकती है और अपना आराम से बेखटके, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए बगैर रह सकती है। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। तो ऐसा आश्रम चाहिए जहाँ सब कुछ आसानी से हो सके और महिलाएं जो है वो उस आश्रम को बड़े आराम से चला सकेगी। वहाँ कोई झंझट नहीं चाहिए। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी, महिलाओं के ऊपर ऐसा कोई बोझ नहीं आएगा कि जिनसे उनको परेशानी। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। आने वाली जो महिलाएं हैं वो भी बहुत कुशल होगी, तो वो भी इसका भार जो है वो आश्रम का उठा सकेगी। बहन को संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। मतलब ये जो लड़कियां महिलाएं वहां पर आएगी, उनको संगीत सिखाया जाए, भक्ति सिखाई जाए और प्रेम युक्त सलाह, मतलब प्यार से रहने की सलाह दी जाए। सलाह की खुराक दीजिए। खुराक दे का मतलब उनको रोज रोज वही बातें अगर हम लोग बताते रहेंगे, उनको खिलाते रहेंगे वही बातें। खुराक का मतलब है खिलाना। खुराक का मतलब है खाद्य पदार्थ जो रोज रोज एक ही प्रकार। जैसे हमारी खुराक क्या है, दाल चावल सब्जी, ये हमारी खुराक है। तो इसी तरह महिला आश्रम में रहने वाले महिलाओं की क्या खुराक रहनी चाहिए, उनको प्यार से सलाह देना चाहिए, भक्ति का वातावरण रहना चाहिए, उसके बाद में संगीत वहाँ सिखाया जाए उनको, इस तरह की उनकी खुराक होना चाहिए। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। संस्था की जो जमीन होगी उस पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। मतलब उनका कहना यह था कि वहाँ पर छोटे छोटे घर बनाएंगे और महिलाएं 2-2 4-4 के हिसाब से वहाँ पर अपने परिवार के हिसाब से वहाँ रहेंगे। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी हो, इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये बहुत अच्छा है, ये उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल है मुझे। हमारी महिलाएं जो है वो बहुत ही कुशल है, वो उनकी मर्यादा भी क्या है ये भी मुझे मालूम है और उनकी शक्ति भी मुझे मालूम है। ये काका साहब कालेलकर कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। मतलब आपने मुझे नहीं भी कहा तब भी मेरी सलाह आपके लिए सहारा जरूर रहेगी। मैं मेरी सलाह में से आपको जो भी अच्छा लगे वो बताता रहूँगा। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, आगे जाकर आप सभी जो बहनें हैं वो बहुत अच्छा काम करेगी और मेरी सलाह चलती रहेगी। संस्था अपने आप चलेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे सब नियम अगर बने रहेंगे तो संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। समाज में इन संस्थाओं की जरूरत है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा और समाज में आवश्यकता है, इसीलिए हम लोग ये महिला आश्रम खोलने जा रहे हैं। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। अगर मुझे ऐसा लगता नहीं कि समाज में जरूरत है तो मैं ऐसा कुछ भी सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना।
आप दोनों मतलब ये सरोज जिनको उन्होंने लिखा है और कोई एक व्यक्ति है जिनको ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है आप इसके बारे में सोचिए और सोचने के बाद में मुझे जवाब दीजिए, जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। अगर आप अगर हाँ कहती हो तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा, इसके आगे सोचूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, यहाँ ठंड अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, उनका कहना है कि फूलों में गुलदाउदी और क्रिजेंथेमम फूल बहार में है। ये दोनों जो है, ये फूल जो है, ये इनके नाम है फूलों के, क्रिजेंथेमम और गुलदाउदी, ये फूल अभी बहुत बहार में है। उनकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती, मानो भारी रहस्य की बातें पेट में भरी हो और होठों को सीख कर बैठ गई हो। बड़ा सुंदर वर्णन किया इन्होंने। ये जो दो उन्होंने फूलों के बारे में कहा है, ये इनकी कलियां बहुत दिनों तक खुलती नहीं है और धीरे धीरे खुलती है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वाह, वे टिकते भी बहुत हैं, वो बहुत दिनों तक चलते हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए। कॉस्मोस ये और एक पौधा है और एक फूल का झाड़ है, उसके दिन अभी गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर उसने इतने सुंदर फूल दिए। वो उनका कहना यह था कि कॉस्मोस का जो झाड़ था जिनिया का, वहां से वो रास्ते में था, कोई भी आता था उसका एक पौधा फूल तोड़ लेता था। मैंने कहा, काका साहब का कहना है कि मैंने उसे उठाकर मेरे नजदीक लगा दिया, फिर उसने बहुत फूल दिए। इसकी आंखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसा लगता, मतलब वो कहते कि उसके फूल जो थे वो उसकी आंखें की तरह थे जिनिया के। ऐसा लगता था कि वो कुछ बोलते हैं उत्कटता से। उत्कटता से मतलब दिल से, बहुत दिल से। उत्कट, उत्कट मतलब जिसको हम इंग्लिश में इंटेंस कहते हैं, तीव्र, तीव्रता से। 1-2 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। 1-2 महीने फूल दिए उसने, उसके बाद में जिनिया का झाड़ जो है, पौधा जो है, वो नहीं रहा। और परसों ही मैंने उसको विदा दिया। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार 21/12/44 का पत्र है, 1944 का। मतलब आज से लगभग सोचिए आप, उसे कितने साल हो गए, 56 और 20, मतलब 76 साल पुराना पत्र है, 76 ईयर्स ओल्ड। चलो दूसरा पत्र देखते हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज ही मिला। इस महीने में मैंने इस तारीखों के पत्र लिखे हैं। मैंने तारीख 1, 9 और 15 और चौथा पत्र आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह पत्र लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगी। अब ये रेहाना जो है वो दूसरी लड़की है सरोज के साथ में। इन दोनों के बारे में काका साहब हरदम बात करते हैं। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, ऐसा काका साहब बोले। पूज्य बापूजी कहते हैं, बापूजी का मतलब गांधी जी, चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। गांधी जी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम की एकता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने काका साहब कालेलकर से कहा है कि आप उर्दू सीखिए। उर्दू में आप सीखोगे तो मुस्लिम लोगों के साथ में आप अच्छी तरह से बात कर सकोगे उर्दू में। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम से लेकर पूरी तरह ठीक हो जाए। काका साहब ने भी इन्हें कहा था कि आप उर्दू सीखिए, लेकिन अभी उनका कहना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब अभी सरोज की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए काका साहब ने कहा अभी तुम आराम करो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मैंने मंगा कर रखे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। मतलब तारों का नक्शा बनाने के लिए, जिससे रात को तारे किस तरफ है वो देख के अगर आपको दिशा का पता चलता है या बाकी मालूमात हो सकती है, तो उसके बारे में भी काका साहब कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कंपास बॉक्स में मंगा कर लिखा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। उन्होंने कहा मैंने अपने फूल के जो गमले थे, गमले का मतलब जो पौधे थे, कुंडियाँ थी उसकी, गमले का मतलब कुंडियाँ थी, उसे मैंने निकाल दिया। सादे क्रोटन को ही रहने दिया। एक क्रोटन नाम का जो फूलों का छोटा सा पौधा है, बस उसी रहने दिया, बाकी सबको निकाल दिया। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, काका कालेलकर। ये काका कालेलकर की ग्रंथावली जो है, उन्होंने जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उसमें से ये लिया गया है। तो दोस्तों ये जो आज का लेसन था,
ये बहुत सुंदर था। महिला आश्रम पर आदर्श काका साहब कालेलकर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। महिला आश्रम किस तरह से होना चाहिए, कैसे काम करो, और इसमें के जो शब्द थे वो मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, बता दिए हैं। तो ये जो आज का महिला आश्रम काका कालेलकर का जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके पीछे कलह, कुढ़न, बेखटके वगैरह जैसे शब्द है, या आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आए तो आप फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। इसके पीछे स्वाध्याय जो दिया गया है बहुत ही आसान है। अगर आपने ये वीडियो बराबर देख लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका वर्कबुक भी आप सॉल्व कर लीजिए। और नेक्स्ट टाइम एक बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो जब आप भी ये माय बोली कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए बैठोगे तो वीडियो देखने से पहले अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हर चीज़ बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे का जो एक और लेसन है, बड़ा ही सुंदर है। ये एक साक्षात्कार है, क्या जिसको कहेंगे हम इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू जो है ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने लिखा है, जब तक जिंदा हूँ लिखता रहूँगा। ये हम अपने आगे के सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जब तक ये आज का जो लेसन है उसको लिए लिखे, उसको आप रिवाइज करते हैं। चलिए, थैंक यू।